गोल्ड, मैंने जवाब दिया। वाह, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए सोना ही साबित हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक वो किसी ऐसे शख्स का बंदोबस्त करने चला गया जो उसके यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत का मालिक हो, और बिलाशुबा वो जिस शख्स के साथ आया था वो जिसामत में देव ही लगता था। नई नस्ल के इन छोटे छोटे लोगों में एक ऐसे आदमी की मौजूदगी बिलाशुबा काबिल हैरत थी। वो शख्स मेरे नजदीक पहुंच गया और फिर उसने हम दोनों को इशारा किया। मैं और एनी आगे बढ़ाए, तब वो हमें लिए हुए एक दूसरे कमरे में पहुंच गया। इनसे मिलिए मिस्टर गोल्ड, ये मिस्टर क्रोज्ड हैं। हमारे कोच यहाँ के बड़े बड़े पहलवानों को ये तरबियत देते हैं और हमारे इस सिलसिले में इनसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। तकरीबन 1000 दाव पे जानते हैं और इनसे मुकाबला तकरीबन नामुमकिन है। अभी अगर कोई गैर मुल्की पहलवान आ जाता है और वो हमारे पहलवानों के लिए मुश्किल बन जाता है तो मिस्टर क्रोज्ड ही इसे ठीक करते हैं। आमतौर पर ये कुश्तियां नहीं लड़ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्रोज्ड ने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब हाथ बढ़ा दिया और मैंने उससे हाथ मिलाया। क्रोज्ड ने मेरे हाथ पर कुव्वत आजमाई की थी, लेकिन मैंने अपना हाथ नरम ही रखा। चंद साथ क्रोज्ड मेरे हाथ को दबाता और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया। खूब खूब हंसने लगा। क्यों, क्या हुआ? उस शख्स ने पूछा जो इसे लेकर यहाँ आया था। मेरा ख्याल है यह साहिब अच्छे खासे साबित होंगे। क्या नाम बताया आपने इनका? मिस्टर हैग गोल्ड, उस शख्स ने जवाब दिया। तो फिर मिस्टर गोल्ड क्या ख्याल है, आइए थोड़ी सी मशक हो जाए। उसने मुझे दावत दी और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। इस शख्स का दोस्ताना अंदाज मुझे पसंद आया था। हमें एक तीसरे हाल में ले जाया गया जहाँ का फर्श लकड़ी का बना हुआ था और इस पर कालीन बिछा हुआ था। तब क्रोज ने अपना लिबास उतार दिया। लिबास के नीचे वही मुख्तसर लिबास मौजूद था जिसे पहनकर दूसरे लोग कुश्तियां लड़ रहे थे। हैग ने मुझसे पूछा, क्या आपके जिस्म पर कुश्तियों का लिबास मौजूद है? नहीं, मैंने जवाब दिया। ओह, तो बराह करम आप मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए इस लिबास का बंदोबस्त कर दूं। हैग बोला और मैं एनी को इशारा करके उसके साथ चल पड़ा। हैग ने दूसरे कमरे में ले जाकर मुझे लिबास दिया और कहने लगा, आप इस लिबास को पहन लीजिए और इसके बाद इसी कमरे में वापस आ जाइए। ठीक है, मैंने जवाब दिया और प्रोफेसर इस लिबास के पहनने में किसी दिक्कत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिबास वगैरह पहनकर और अपना लिबास हाथ में उठाए हुए मैं उस कमरे में आया। हैग ने मुझे देखकर बड़े अजीब और गरीब अंदाज में गर्दन हिलाई थी। मेरे दोस्त, तुम फन कुश्ती में कोई नुमाया कारनामा अंजाम दो या ना दो, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तुम रिंग में आओगे और तुम्हारी शोहरत बाहर फैलेगी तो हजारों खवातीन तुम्हें देखने के लिए जरूर आ जाएंगी। तुम्हारा ये सोने का बदन तुम्हें सिर्फ इस अंदाज में देखकर सबसे पहले पेशकश तो मैं किए देता हूं कि मैंने तुम्हें इस इदारे में रख लिया और अब सिर्फ तुम्हारे ग्रेड का फैसला बाकी है। मैंने यानी की जानिब देखा। उसकी आंखें वफूर मोहब्बत से सरशार हो रही थी। मेरे बदन को वो भी प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। दूसरी जानिब वो शख्स भी तैयार था जिसका नाम क्रोज्ड लिया गया था। मेरे और उसकी जसामत में बड़ा ही फर्क था प्रोफेसर, लेकिन माजी तुम्हारी निगाहों के सामने है। मैं तो उस शख्स से भी बड़ा था जिसका गुरज जमीन में धंस जाया करता था और मैंने बड़े बड़े तनावर दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंक दिया था। फिर भला ये शख्स मेरे सामने क्या हैसियत रखता था। चुनाचे लकड़ी के फर्श पर हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ गए, लेकिन क्रोज्ड का रवैया दोस्ताना ही रहा और मैंने उस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस किया। तब उसने मुझसे कहा, देखो दोस्त, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या फन कुश्ती के दाव पेच से वाकिफ हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। और बहर सूरत आओ, मेरे ऊपर कोई दाव लगाने की कोशिश करो और मुझे नीचे गिराओ। उसने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और बहरहाल ये उसका हुक्म था। चुनाचे मैं उससे लिपट गया और दूसरे लम्हे मैंने उसे सर से ऊंचा उठाकर जमीन पर पटक दिया। क्रोज जमीन पर गिरा तो था, लेकिन फिर एक छलांग लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वाह वाह, वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई तुमने तो। आओ, इसका मकसद है कि मुझे तुम्हारे बारे में सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा और अब देखो मैं तुम पर एक दाव लगाकर तुम्हें नीचे गिराता हूँ, उसके बाद तुम इस दाव से निकलने की कोशिश करना। क्रोज्ड, मैंने भी मुस्कुराते हुए उसको मुखातिब किया। मैं तुम्हें वो दाव लगाने का मौका दूंगा और जब तुम महसूस करो कि तुमने मुझे बेबस कर लिया है तो तुम मुझे बता देना ताकि मैं फिर इस दाव से निकलूं। मैंने कहा और हैग और एनी मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखने लगे। क्रोज्ड ने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी थी और फिर दफातन उसने उछल कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो इन्हें एक झटके से मोड़कर पीछे ले आया और फिर इन्हें इसी तरह अपने पाँव में फंसा लिया कि वो इनसे निकल नहीं सकते थे। इसके बाद वो जमीन पर बैठ गया। अपने पाँव से उसने मेरे दोनों हाथ फंसाए हुए थे और उसकी दानिस्त में मैं बेबस था। जमीन पर दोनों हाथ ठिकाने के बाद उसने अपना दूसरा पाँव मेरी गर्दन में डाल दिया। अब गोया वो मुझे बिल्कुल जकड़ चुका था। तब उसने कहा, हाँ मेरे दोस्त, अब मैंने अपनी दानिस्त में तुम्हें बेबस कर दिया है। अब तुम इस दाव से निकलने की कोशिश करो।
और प्रोफेसर मैंने भी गर्दन हिला दी। फिर ग्रोस्ट ने मुताहिराना अंदाज में इस मंजर को देखा होगा। न सिर्फ ग्रोस्ट ने बल्कि हैग ने भी, कि मेरे दोनों हाथ उसके पैरों में फंसे हुए थे और गर्दन भी जकड़ी हुई थी। लेकिन मैंने अपने पांव सीधे किए और एक झटके से उन्हें जमीन की तरफ लाया। लेकिन उसके साथ साथ ही ग्रोस्ट उठता चला गया और अब वो मेरे सर पर बैठा हुआ था। मैं दोबारा छलांग लगाई और ग्रोस्ट को जमीन पर पटक दिया और खुद खड़ा हो गया। ग्रोस्ट बुरी तरह गिरा था। एक लम्हे के लिए वो उठ भी ना सका। उसका सर चकरा गया था, लेकिन फिर वो दोनों हाथों का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने मुताहिराना अंदाज में हैग की तरफ देखा। मिस्टर हैग, ये क्या चीज है? वंडरफुल, वंडरफुल। हैग तालियां पीट कर चीखा। क्या तुम्हारे ख्याल में ये? आप मेरा ख्याल पूछ रहे हैं मिस्टर हैग, ठहर जाइए, जरा मैं कुछ और आजमा लूं, उसने कहा और अपने दोनों हाथ छटकने लगा। मैं खामोश खड़ा हुआ था। फिर वो मेरे नजदीक आया और उसने इस बार बड़े वहशियाना अंदाज में मेरे सर में टक्कर मारी थी। लेकिन बदबख्त था क्रोज्ड। टक्कर मारने के बाद उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और दीवार से जा टिका। उसके बाद उसमें सकत न रही और काफी देर तक वो इसी तरह दीवार से टिका खड़ा रहा। तब हैग उसकी जानिब बढ़ा। मिस्टर ग्रोस्ट, क्या बात है? फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लो हैग। क्रोज्ड ने आंखें बंद किए कहा, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। क्या वाकई? मिस्टर हैग, वो अस्टील है, बिल्कुल अस्टील, और उसके जिस्म में बला की कुव्वत है, खुदा की पनाह। ग्रोज्ड अब भी दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर झटक रहा था और हैग के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने एनी की जानिब देखकर कहा, मैं ये वादा तो कर ही चुका हूं कि मिस्टर गोल्ड आप मेरे साथ रहेंगे, चुनाचे अब ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। आज की कुश्ती के बाद मुआवजे वगैरह के मामले पर भी बातचीत हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जैसा आप पसंद करें जनाब, एनी ने जवाब दिया और उसके बाद हम लोग वहां से निकल आए। तब हैग ने मुझसे पूछा, आपका कयाम कहाँ है मिस्टर गोल्ड? और मैंने एनी की तरफ देखा। उसने उस होटल का नाम बता दिया जहां हम लोग ठहरे हुए थे। अगर आप लोग पसंद करें तो होटल वगैरह छोड़ दें और अपना सामान वहां से उठा लें। मैं आपकी रहायशगाह का बंदोबस्त किया देता हूँ। अच्छे लोगों को मैं खसूसी मराहत देता हूँ, हैग ने कहा। जैसा आप पसंद करें मिस्टर हैग, यूं भी हम कलाश लोग हैं और इतने अखराजात उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको जिस कदर पैसों की जरूरत हो आप जरूर ले लें, आपके अपने अखराजात भी होंगे। बहरसूरत में अपने आदमी आपके साथ कर देता हूँ, आप अपना सामान यहाँ उठवा लाएं। हम आपसे मुआहदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हैग ने जवाब दिया। और प्रोफेसर, हमारा सामान उसी इमारत में आ गया। हमें एक उम्दा रहायशगाह फराम कर दी गई थी और फिर इसी शाम हैग ने किसी जरिए से राब्ता कायम कर लिया। चुनाचे एक पहलवान जिसका नाम हग था मुझसे लड़ने के लिए लाया गया। हग के पूरे बदन पर रीछ की मानिद बाल थे और जब वो रिंग में आया तो बिल्कुल वैसी जानवर की तरह उछल कूद कर रहा था। दूसरी जानिब से मैं भी रिंग में आ गया और अनाउंसर ने मेरे और हग के माबैन मुकाबले का ऐलान कर दिया। अनाउंसर ने कहा कि हग एक तजर्बाकार अकोना मश्क पहलवान है और बहुत सी आला दर्जे की कुश्तियां लड़ चुका है, लेकिन इसके मुकाबले पर जो नौजवान है वह भी इस दुनिया में नया है। ताहम वो इस मुकाबले से बहुत पुरुम्मीद है। हम दोनों को देखने के लिए लोग जमा थे और खासा बारोनक माहौल था। एनी भी सबसे आगे उस जगह बैठी हुई थी जहां हम कुश्ती लड़ने वाले थे और मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। बेशुमार आवाजें मेरे हक में उभरने लगी। मेरा नाम पुकार दिया गया था, इसलिए लोग मुझे गोल्ड गोल्ड कह रहे थे और इन आवाजों में खवातीन की आवाजें ज्यादा तेज थीं। बेशुमार निगाहें मुझ में दिलचस्पी ले रही थीं। मेरा मुकाबला हग, जिसका सर गंजा और किसी बड़े गेंद की मानी था, कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। यूं भी वो एक कीना परवर आदमी मालूम होता था। हमारे दरमियान मुकाबला कराने वाला शख्स, जिसे इन लोगों की जुबान में रेफरी कहा जाता था, तैयार होकर सामने आ गया। उसने हम दोनों को तलब करके कुश्ती के कवायद समझाए। हमारे जिस्मों को देखा कि कोई ऐसी चीज तो हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से हम कुश्ती के असूलों के खिलाफ अपने मुकाबले को कोई जिक पहुंचा सकें। थोड़ी देर के बाद रेफरी ने हमें मुकाबले की इजाजत दे दी और हम दोनों मोटे रस्सों के किनारे पर चले गए। हक अपने दोनों बाजू समेट रहा था और रस्से के नजदीक जोर जोर से उछल रहा था। फिर वो उछल तो मेरी जानिब आया, लेकिन मैं पुरस्कून अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हक जिस कदर उछल कूद कर रहा था मैं उसी कदर पुरस्कून था। देखने वालों ने मेरे उस अंदाज को देखकर नारे हाय तहसीन बुलंद किए। चारों तरफ तालियां बज रही थी, सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और इन्हीं आवाजों में हक ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथों की उंगलियों में फंसा दिए। इससे अपनी कुव्वत पर शायद काफी नाज था, चुनाचे वो मेरे दोनों हाथों को दो मुखालिफ समतों में मोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरे होठों पर मुस्कुराहट थी और हक के अंदाज में झुंझलाहट पैदा होती जा रही थी। फिर उसने इंतहाई वहशियाना अंदाज में मेरे हाथ पकड़े पकड़े अपनी एक लात वहशियाना अंदाज में मेरे पेट में मारी। देखने वालों को अंदाजा हो गया था कि हक की भरपूर लात ने मेरे जिस्म में जरा सी जुम्बिश पैदा नहीं की थी, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पुरजोश लोग नजर आ रहे थे। दूसरी बार उसने उछल कर मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की
और एक मखसूस अंदाज में मेरी गर्दन अपने बाजू में लपेट ली। लेकिन अब मुझे जुम्बिश करना भी जरूरी था। चुनांचे मैंने अपने दोनों हाथ हक की कमर में डाले और उसकी कमर को जकड़ लिया। हक ने तड़प कर मेरी गर्दन छोड़ दी और करा उठा। वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ा सा गया था। देखने वाले फिर चीख पड़े और हक संभल संभल कर मुझ पर हमले करने लगा। वो इधर उधर दौड़ रहा था और मैं खामोशी से रिंग में खड़ा उसके नजदीक आने का मुंतजिर था। तब रेफरी ने मुझसे कहा कि मैं भी आगे बढ़कर हक का मुकाबला करूं और मैंने गर्दन हिला दी। तब मैंने हक को एक कोने में पकड़ लिया। मैंने उसके दोनों शानों पर हाथ डाला और उसे फिजा में बुलंद करके नीचे फेंक दिया। हक हस्बे तवक्का जल्दी से खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने उसे दोबारा उठाकर उसी अंदाज में फेंक दिया और उसके बाद मैंने उसके दोनों हाथ और पांव पकड़कर उसे फिजा में कलाबाजियां खिलाना शुरू कर दी। मैं उसे उस जगह से उठाता और दूसरी जगह फेंक देता और यही वतीरा इख्तियार किया था मैंने। तब मैंने देखा कि हक रस्से से दूसरी जानिब भाग गया है। रेफरी ने मुकाबला रोक दिया था और हक को दोबारा मुकाबले के लिए अंदर आने का इशारा करने लगा। मैं दूर एक कोने में जा खड़ा हुआ था। हक अंदर आया। वो रेफरी से कुछ कह रहा था। उसके अंदाज में खासी दहशत थी। तब एक बार फिर हम दोनों दरमियान में आ गए और इस बार मैंने फैसला कुन अंदाज में उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने हक की गर्दन अपने बाजुओं की मजबूत गिरफ्त में दबा ली और हक के दोनों हाथ फिजा में झूलने लगे। वह पूरी कुव्वत से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर शायद दबाव कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि हक किसी मुर्दा छिपकली की मानी जमीन पर ऊंधा गिर पड़ा था। रेफरी उसे टटोलने लगा, लेकिन हक बेहोश हो चुका था। तब रेफरी ने मेरा हाथ बुलंद कर दिया और चारों तरफ से तालियां गूंजने लगी। मेरा दोस्त हक दौड़ता हुआ रिंग में आ गया था और उसने बड़े गर्मजोशी से मेरा बाजू पकड़कर मुझे खुद से लिपटा लिया और फिर वो लोग खुशी से नारे बुलंद करते हुए मुझे नीचे ले गए। मैं मुकाबला जीत चुका था, लेकिन प्रोफेसर मैं जितना इस दुनिया की गहराइयों में आ जाता, इतना इससे बददिली और बेजारी का एहसास शदीद से शदीद तर होता चला जाता। ये सब के सब जितने भी थे मतलब परस्त और खुद गर्ज लोग थे। मोहब्बतों का इनके दरमियान कोई वजूद नहीं था। हालांकि इससे कबल भी वो लोग मुझे मिले थे जिन्होंने मुझे जानने के बाद मुझसे मोहब्बत की थी, और इन मोहब्बतों में सिर्फ खलूस होता था, कोई फरेब, रियाकारी, लालच नहीं था। लेकिन यहाँ इस दुनिया में इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो चुका था और प्यार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, और इस एहसास से मुझे नफरत थी। भला ये कोई बात थी कि इतनी हसीन दुनिया में नफरत ही नफरत भरी हो। एनी मेरी साथी थी, लेकिन वो सिर्फ एक औरत थी, और प्रोफेसर औरतें तो तकरीबन हर दौर में यकसा रही हैं। एनी के अंदर जो कैफियत थी वो भी मुझे इस कदर मुखलिस महसूस नहीं हुई कि मैं उससे मुतमईन हो जाता। बस मुझे चाहती थी, मेरी शोहरत से खुश थी, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसका मर्द भी था। और यूं अगर मैं उसके लिए कोई कारआमद चीज ना होता तो वो भी मुझसे दूर हट जाती। इस कैफियत से मेरे ज़हन में एक अजीब सी थकावट और बेजारी तारी हो गई थी। और अब इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से घूमने के बाद मैं सोच रहा था कि बिलाशुबा अगर हम अदवार में किसी बदतरीन दौर का तयन करें तो वो यही दौर था। और प्रोफेसर, इस दौर में सही मानों में मुझ पर जो बेजारी तारी हुई वो किसी भी दौर में नहीं हुई थी। चुनांचे मैंने फैसला किया कि एनी को छोड़ दूं, और अगर मुमकिन हो सके तो इस दौर ही को छोड़ दूं। तो मैं इसके लिए तैयारियां करता रहा और एनी को मैंने कुछ न बताया था। यहां तक कि एक दिन मैंने खामोशी से एनी का साथ छोड़ दिया और किसी नामालूम हिस्से की जानिब चल पड़ा जहां मुझे सुकून मिल सके। अब इस दुनिया से मेरी दिलचस्पी बरकरार नहीं रह गई थी। सलानूस ने मुझे मुस्तकबिल के जाल में उलझा कर छोड़कर अपनी राह ली थी। जब भी मुझे उस खुद गर्ज बूढ़े का ख्याल आता मैं दांत भींच कर रह जाता। उसकी सारी सलाहियतें यहाँ आकर कुंद क्यों हो गई थी, और अगर वो चाहता तो अपने दानिश कदे में जाकर दोबारा मुझे मुस्तकबिल में तलाश कर सकता था। वो मुझे यहाँ से वापस भी ले जा सकता था, लेकिन इंसान की ज़हनी तरबियत ही ऐसी थी। वो इस वक्त तक दूसरों का दोस्त और हमदर्द रहता था जब तक खुद उसकी अपनी ज़ात पर आँच ना आए, और इसका तजर्बा मुझे बारहा हुआ था। न जाने क्यों मैं गुजरे हुए हालात को फरामोश कर देता था और हाल में गुम हो जाता था। इस बारे में यही फैसला किया जा सकता था कि जिस तरह इंसान की ज़हनी सरिश्त यकसां है, बिल्कुल इसी मानंद मैं भी खुद को नहीं बदल सकता। तहतुस सरा में और भी बहुत कुछ था जो ज़माना मैं छोड़ आया था। मुमकिन है उसमें कुछ नए तजर्बात होते। ये तजर्बात अधूरे रह गए थे और अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया था। जब भी मैं ये बात याद करता मुझे सख्त अफसोस होता। एनी को छोड़ने के बाद मैंने वो शहर भी छोड़ दिया था। और प्रोफेसर, ये तो मेरी खूबी थी कि किसी भी बदले हुए दौर में मुझे कोई कभी तकलीफ नहीं थी। मैं जोर को समझने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करता था। इसलिए इस नए दौर के बारे में भी मैं सब कुछ जान गया था। गो फर्दन फर्दन हर इंसान को पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता था, लेकिन देख के एक चावल की मिसाल दुरुस्त थी। ये सब भी यकसां थे, किसी की सोच दूसरे से मुख्तलिफ न थी। कोई लोगों के इस अंदाज से मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता था। मैं तो गुजरने वाला था और मेरी आंखें खुली रहती थी। मेरे लिए कहाँ कहाँ साजिशें न हुई। मैंने माजी के कौन कौन से सुरमा को नहीं पछाड़ दिया।
सब मेरे तावे थे, किसी की मिजाल नहीं थी जो मेरी गिरफ्त से बच सकता। लेकिन यह सोच मेरे ज़हन को परगंदा कर देती थी कि ज़मीन पर रहने वाले इतने मकरू क्यों हैं। ये सब जानते हैं कि फना हो जाएंगे, इसके बावजूद वो सब कुछ करते थे। कौन ऐसा था जो कोई ऐसा मकसद सीने में छुपाए न रखता हो? आइजक पीटर, जिससे मैंने सब कुछ कह दिया था, मैंने तो खुद को नहीं छुपाया था, लेकिन इनकी कमजोरी इन पर मुसल्लत रहती थी। वो सोचते थे कि दूसरा इनसे ताकतवर है, इनसे ज्यादा साजिशी है, इसलिए इससे कबल के वो इसकी साजिश का शिकार हो जाए, खुद इसके खिलाफ साजिश में पहल करके बर्तरी क्यों ना हासिल कर ले, इसलिए वो पहल करते थे और खुद से पहले दूसरों को नुकसान नहीं देते थे। बहरहाल मैंने इन लोगों के दरमियान रहना सीख लिया था और अजीब सी कशमकश का शिकार था। मैंने सोचा कि इस बेजार कुन दौर में कोई तो ऐसी दिलचस्पी या ऐसी जगह तलाश करूं जहां बैठकर कुछ तजर्बा करूं, कुछ सोचूं। अजहान अफकार में तहरीफ तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जान तो लूं। हालांकि एनी को छोड़ने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब कहीं किसी पुरस्कून गोशे में जाकर सो जाऊंगा, लेकिन अब ज़हन पर नींद की कहूलत भी नहीं थी और सोने को दिल भी नहीं चाहता था। इसी तकदो में एक के बाद एक जगह बदलता रहा। दुनिया में रहने वालों की मानिद इन्हीं के लिबास, इन्हीं की हैसियत में इसी दौरान मैंने उनकी गुर्बत से दूरी इख्तियार की थी, किसी से रब्त नहीं बढ़ाया था। इनकी मानिद जिंदगी गुजारना तो सीख ही लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इस दौर का निज़ाम करेंसी पर था और उसके असूल में कोई दिक्कत नहीं थी। बदन को मसरूफ करो, इतनी करेंसी जरूर मिल जाती थी जो ज़रूरियात पूरी कर सके। और प्रोफेसर मेरी ज़रूरियात, जैसा कि तुम्हें इल्म है, यहाँ के रहने वालों की मानिद नहीं थी। सूरज निकलने के साथ मुझे पेट की फिक्र नहीं होती और सूरज ढलते हुए किसी पनागाह की तलाश भी नहीं। यहाँ खुली जगह नजर आती, वहां आराम करने लेट जाता और खुद को इस दुनिया में जम करने के तरीके सोचता रहता। तब प्रोफेसर, मैंने सोचा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, जात का असर इन पर ना डालूं और सिर्फ एक अलग इंसान की हैसियत से ही इनका तजज़िया करता रहूं तो मेरा क्या जाता है। मुस्तकबिल के इस दौर में तो मुझे इंसान से करीब रहने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिला है। देखूं तो सही कि कब इनका दौर आता है, या फिर सरानूस के दानिश कदे से इस रुख से मुझे क्या नहीं मिलता है। मुमकिन है इसके बाद माजी खुद ब खुद खत्म हो जाए और मैं मुस्तकबिल में आगे बढ़ता रहूं, एक दिलचस्प तजर्बे के तौर पर सही। और ऐसे ख्यालात मेरे लिए हमेशा बाइस तकवीयत होते थे। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा की तरह एक हमदर्द बनने की कोशिश ना करूं, बल्कि इस काबिल नफरत दौर को मज़हक्का खिज निगाहों से देखता रहूं। ये लोग अपने लिए जो कुछ कर रहे थे वो इन्हीं की ज़ात के लिए नुकसानदेह था। देखूं तो सही कि इस दौर की सोच खुद इसमें बसने वालों को किस तरह तबाह करती है। चुनांचे जब सूरज डूबा और मुझे सुकून की जगह मिली और हंगामे तर्क हो गए, तो बगौर सोचा मैंने इस बारे में और फैसला किया कि मैं सिर्फ देखने वाली आंख हूं, सोचने वाला दिमाग हूं और मेरा वजूद इन्हीं दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है और उसके सिवा कुछ नहीं। यानी मेरे हाथ पांव जिनकी कोई जुम्बिश इस दौर के किसी फर्द के लिए ना होती। हालांकि इससे कबल भी मैंने यूं ही सोचा था और नाकाम रहा था, लेकिन खुद को मुतमईन करने के लिए इस वक्त इससे बेहतर और क्या हो सकता था। हाँ, मैंने तय किया कि अपनी तरफ से अपनी ज़ात में कोई रद्दो बदल नहीं करूंगा और खुद पर नाज़ा भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जैसा कि इससे कबल होता आया है, सो जो करते हैं ये लोग करते नहीं, और बेहतर तो यही है कि मैं खुद भी इन कमज़ोरों में शामिल हो जाऊं और इनके जुल्म का निशाना बनूं, ताकि मैं इनकी वुसअत पहचान सकूं और देखूं कि इनकी इंतहा क्या है। ये गोया एक इरादा था और सूरज निकलने तक मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया। मकामी लिबास जो मेरे बदन पर था अब इस तरह खराब हो गया था कि मैं एक मफलूकुल हाल नजर आता था और मेरा गुजर इन मफलूकुल हाल लोगों के साथ ही हो सकता था जो इस दुनिया के ऐशो आराम से महरूम थे, और वो थे जो बेकीमत होते हैं, जो सड़कों पर मर जाते हैं। सो मैं बैठा इन लोगों के दरमियान जो तरह तरह की बातें कर रहे थे और उम्मीद भरी निगाहों से उस बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगते थे जिस पर बावर्दी पहरेदार खड़े होते थे। सामने ही समंदर था, यानी उस इमारत के पीछे जहां से जहाज नजर आते थे। बेशुमार जहाज जिनके सफेद मस्तोल यहां से नजर आते थे। गोया समंदर में जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। मैंने सोचा जरा देखूं तो सही इन लोगों का हाल और इनकी बातें सुनूं को क्या कह रहे हैं, और उनकी बातें मेरे अपने ख्यालात से मुख्तलिफ न थी। यानी वो ये थे जिनके लिए कोई छत न थी और फिक्र माश के शिकार थे। तब इस बड़े दरवाजे से एक जीप बाहर आई जिसमें चंद अफराद सवार थे और इसका रुख इस जानिब था जहां हम लोग बैठे हुए थे। बैठे हुए लोगों में बेचैनी की लहर तोड़ गई। उठ खड़े हुए और मुस्तरिब निगाहों से आने वालों को देखने लगे। मैंने खुद भी बैठे रहना मुनासिब नहीं समझा और उनके साथ ही खड़ा हो गया, लेकिन मैं उनकी मानद कुल बुला नहीं रहा था, बल्कि अपनी जगह साकत खड़ा देख रहा था कि जीप के जरिए आने वाले कौन हैं और ये लोग उनके आने से मुस्तरिब क्यों हैं।
चंद साथ के बाद कल का घोड़ा हमारे नजदीक पहुंच गया और उसमें बैठे हुए लोग नीचे उतर आए। सबके सब पुरवकार और अच्छी शख्सियतों के मालिक थे। लिबास ही यहाँ शख्सियत का तायुन करता था, पर न चेहरे मोहरे सबके यकसां थे। आने वालों ने एक निगाह हजूम की जानिब देखा और फिर इनमें से एक शख्स बुलंद आवाज में बोला, तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ और जल्दबाजी या अफरा तफरी की जरूरत नहीं, वरना वापस चले जाएंगे। मक्खियों की तरह भनभनाने वाली आवाजें यकलख्त खामोश हो गई थीं। उम्मीदों पे में डूबी हुई निगाहें हसरत से आने वालों का जायजा ले रही थीं, जैसे इनसे जिंदगी की भीख मांग रही हूं। प्रोफेसर, मैंने यहाँ अजीबोगरीब माहौल देखा था। यहाँ जिंदगी देने वाले बेशुमार लोग थे और हर शख्स एक दूसरे को जिंदगी देता था। बड़ी अजीब बात थी ये। हालांकि इससे कबल जिंदगी देने वाले का तस्वुर बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये लोग शायद इस तस्वुर से आ रही हैं और अपना अपना खुदा अलग बना बैठे हैं। मैंने सोचा और इन सब का तमाशा देखने लगा। हदायत देने वालों ने दोबारा हदायतें दी और वो सब एक कितार में खड़े हो गए। फिर वो अफराद जो दूसरों से मुमताज मालूम होते थे नीचे उतर आए। सफेद सफेद लिबासों में वो बड़े भले लग रहे थे। इन्होंने लाइन के एक सिरे से आखिरी सिरे तक गश्त किया और एक एक फर्द पर उंगली रखते हुए चले गए। ये इत्तिफाक ही था कि इस लाइन की अकबी लाइन में मैं भी मौजूद था, लेकिन सबसे नुमाया नजर आ रहा था। चूंकि मेरा कदो कामत और जिसामत इन सबसे खासी मुख्तलिफ थी और देखने वालों ने मुझे भी देख लिया।